हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 87 जो कि है आपका एसएमआर का। ठीक है, एसएमआर हम चैप्टर प्लास्टिक के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों डिफरेंस देना आपका टेबल दिया होगा, आपने वो टेबल जो है इसके अंदर करना है लास्ट में। अब ये टेबल जो है इसमें देखते हैं डिफरेंस क्या है। एसएमआर जो होते हैं हम कहते हैं सब म्यूकोजल जो है ना रिजेक्शन होती है। और सब म्यूकोजल रिजेक्शन क्या होती है कि हमने जो नोज़ के अंदर म्यूकोजा होता है, ठीक है, सपोज करें सेप्टम है, बल्कि साइड भी दिखाती है, ये जो है ना हमारा सेप्टम है सपोज करें, ठीक है, इस तरह सेप्टम है। तो सेप्टम को जो है ना हमने म्यूकोजा को साइड पे करना है। साइड करने के बाद नीचे जो आपकी डेविएटेड जो पार्ट है जो कि हमारी ग्रोथ हुई है सेप्टम की, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उसे हम काटते होते हैं। अब एसएमआर जो है वो पुराना प्रोसीजर था। अब जो आप करते थे सेप्टोप्लास्टी मेनली करते होते हैं, और आपको जो बेस्ट तरीका है वो सेप्टोप्लास्टी है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, वो कहते हैं कि एसएमआर में हमने एक्सटेंसिव डायसेक्शन करनी होती है सेप्टम की, मतलब जितना ज़्यादा पार्ट निकला होता है हम सारा का सारा जो पार्ट है निकाल लेते होते हैं। और यहाँ पे अपनी बात याद रखनी है कि आपने दोनों साइड्स पे करना है, मतलब सेप्टम का ये साइड है यहाँ से भी करना है आपने, उस दूसरी साइड से भी आपने रिमूव कर होते हैं ताकि जो है डीएनएस कम से कम हो सके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूकोपेरिकॉन्डियल एंड पेरियोस्टल फ्लैप रेस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेप्टम। ये बात जो है वो डिफरेंस है सेप्टोप्लास्टी से। फिर वो कहते हैं कि 17 ईयर से पहले आपने इसके अंदर नहीं करना होता क्योंकि नोज़ की फिर डेवलपमेंट नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि आपने बोनी साथ साथ आपने कार्टिलेजिनस पार्ट भी जो है ना वो बाहर निकाल देना होता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर होती हैं, और हम इसको अलग से पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं सेप्टोप्लास्टी की। सेप्टोप्लास्टी में क्या कहते हैं कि लिमिटेड सेलेक्टिव डायसेक्शन रिमूविंग मिनिमल कार्टिलेज एंड बोन कंसिस्ट विद प्रोवाइडिंग अ गुड एयरवे। वो कहते हैं हम कोशिश करते हैं कि कम से कम निकालें, क्योंकि जब हमने एसएमआर किया, हमने दोनों साइड पे इंसिजन दिया, हमने बोन निकाली, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई। फिर हमने ये तरीका किया कि जहाँ पे ज़्यादा डेविएटेड पार्ट है, चाहे वो राइट पे है चाहे लेफ़्ट पे है, तो हमने एक साइड पे जो है ना उसको कट करना है पेरियोस्टम को, और उसके नीचे जो है बोन को रिमूव करना है, कार्टिलेज को रिमूव करना है। सो हम मोस्टली पार्ट जो है ना वो प्रिजर्व कर रहे होते हैं, और कम पार्ट जो है जो ज़्यादा ख़राब पार्ट है वो उसको निकाल रहे होते हैं। सो वो कहते हैं कि हम बच्चे में भी इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है नेज़ल ग्रोथ को ये इफेक्ट नहीं करता। हमने वन साइड पे फ्लैप को रेस करना है, रेस करने के बाद हमने इसको जो है वो निकाल देना होता है। सो हम इससे डिफॉर्म जो पार्ट है उसे हम कट कर सकते हैं, और जो वेज निकला है उसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर नेज़ल क्रस्ट ग्रूव वगैरह है तो उसको भी रीअलाइन कर देते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेट करते हैं, उसको अपनी जगह पे ले आते हैं, कुछ चीज़ जो है वो डिवेट कर गई है। इसके अलावा अगर स्पर है तो स्पर को हम स्परेक्टमी करके रिमूव कर लेते हैं। सो इसमें जो चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के वो कम से कम होती हैं। तो ये जो है मेन इसके अंदर डिफरेंस है। सो हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर हम एसएमआर करते हैं। एसएमआर वो कहते हैं कि इंडिकेशंस क्या हैं, तो इंडिकेशन सारी इसकी वो डीएनएस वाली ही होंगी कि अगर डीएनएस है वो बार बार रिकरेंट हेडेक करवा रहा है, डीएनएस है वो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है नोज़ की, फिर इसके अलावा बार बार एपिस्टैक्सिस हो रहा है। इसके अलावा जो ना एज अ पार्ट ऑफ सेप्टोप्लास्टी हम करते होते हैं, हम नोज़ की अगर कोई सर्जरी करें तो साथ हम सेप्टम को भी इन्वॉल्व कर लेते होते हैं। इसके अलावा हाइपोफिजिक्टमी एक होता है सर्जरी, या फिर हम कहते हैं वीडियो नोरेक्टमी के लिए भी हम पहले जो है यहाँ से अप्रोच करने के लिए सेप्टम से हम जो है एसएमआर कर सकते हैं। सो 17 ईयर्स से पहले जो है वो नहीं करते होते। अब ये नहीं है कि एसएमआर जो है मतलब एसएमआर डीएनएस के लिए तो कम से कम होता है, ठीक है, अब नहीं करवाया जाता परफॉर्म। लेकिन बाकी जो इंडिकेशन है जैसे एपिस्टैक्सिस हो गया, बायलेटरल होता है, या कोई और ऑपरेशन है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमने कर ली कि 17 ईयर्स से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना, इन केसेस हमने सेप्टोप्लास्टी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, ब्लड डायलिसिस है, ये तो जनरल बातें हैं कि अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंशन, तभी हम इसके अंदर नहीं करते होते। एनेस्थीसिया जो हम इसके अंदर लोकल परफॉर्म ही कर रहे होते हैं। सो इसके अंदर फर्दर जो है ना आपने याद रखना है कि इसके अंदर आपने जो है ना वो 2% ज़ैलोकीन देनी है। इंसिजन कौन सा देना है एसएमआर के, सो वो कह रहे हैं आपने करविलीना इंसिजन देना है विद फॉरवर्ड कन्वेक्सिटी, ठीक है, आपने इसको जो है ना परफॉर्म करना होता है किसके अंदर, हमारा एसएमआर के अंदर। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस आपकी जो है ना वो यूक्यू है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। इसमें एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, सेप्टल हीमाटोमा हो सकता है, ठीक है, जो हमने कहा था कि ट्रॉमा के जैसे सेप्टल हीमाटोमा होता है वो एसएमआर की जैसे भी हो सकता है। सेप्टल एब्सिस बन सकता है हीमाटोमा के बाद, परफोरेशन हो सकती है, डिप्रेस ऑफ ब्रिज हो सकती है। इसके अलावा रिट्रैक्शन ऑफ कोलामेला होता है। ये सपोज कर यहाँ पे जो है ना वो कोलामेला था, यहाँ पे ये रिट्रैक्ट कर सकता है, वो आगे की तरफ जो है ना वो ऊपर की तरफ हो सकता है, सो ये डिफॉर्मिटी करवा रहा होता है।
इसके अलावा जो है डेविएशन जो पार्ट डेविएटेड पार्ट है वो परसिस्ट करता रहे। फ्लैपिंग ऑफ नेज़ल सेप्टम का मतलब ये है जब इंसिजन लगा रहे होते हैं, इंसिजन के बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है नेज़ल सेप्टम के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो जब हम रिमूव करते हैं कार्टिलेज तो वहाँ पे कुछ बचता नहीं, सिर्फ म्यूकोसा होता है। तो जैसे फ्लैप होता है इस तरह से फ्लैप का फ्लैप बन जाता है। इसके अलावा टॉक्सिक शॉ सिंड्रोम भी होता है। आपके 9 पॉइंट है, आप 9 के 9 ही याद करने, कोई भी चीज़ इसके अंदर भूलनी नहीं चाहिए आपको। आगे हम बात करते हैं फर्दर सेप्टोप्लास्टी की। सेप्टोप्लास्टी क्या होती है? कोई कंजर्वेटिव अप्रोच होती है नेज़ल सेप्टम सर्जरी के अंदर। हमने मैक्सिमम कोशिश करना होता है इसे रिटेन रखें और जो कम पार्ट डेविएटेड पार्ट है उसी को रिमूव करें। इंडिकेशंस वही हैं कि अगर इसकी इंडिकेशन जो है ना वो यूक्यू है, क्या करना होता है आपने कि डेविएटेड सेप्टम है जो कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा हो, ठीक है, तब हम करेंगे। सेप्टोनैनोप्लास्टी के लिए हम करते होते हैं, रिकरन एब्स्ट्रेसिस के लिए करते होते हैं, साइनोसाइटिस अगर सेप्टो डेविएशन की जैसे हो रहा है तब हम करते होते हैं। मतलब डीएनसी कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं उसी को हम बार बार लेके चल रहे होते हैं। इसके अलावा सेप्टम डेविएशन होती है हेडेक करवा रहा हो और मिडिल मीटर्स में अप्रोच करने के लिए कर सकते हैं और एंडोस्कोपिक रेनोस्टमी करने के लिए कर सकते हैं और अप्रोच करने के लिए मतलब हम अगर पिट्यूटरी फोर्स से अप्रोच करते हैं तब हम करते होते हैं। इसके अलावा अगर डीएनएस है और उसने अपनी और हाइपोपनिया करवा दिया तब भी हम करवा सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन से वही है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है टेक्निक में लिखा हुआ है, आप कुछ इंसिजन लिखे हुए हम बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपने जो डेविएटेड सेप्टम पार्ट है वो कैसे करना है कि आपने स्लाइटली कर्विलिनियर इंसिजन देना है 2 मिलीमीटर अबाउट द कॉर्डल एंड ऑफ द सेप्टम। ये देखें, ये जो है हमारी नोज़ है, ठीक है, सेप्टम है, सॉरी सेप्टम में यहाँ तक जो है वो कार्टिलेज आ रहा होता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो कार्टिलेज आपका आ रहा होता है इस तरह से। और नीचे जो होती है आपकी ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला पार्ट होता है कोलोमेला वाला पार्ट होता है। अब वो कहते हैं कि हमने क्या करना है कि हमने इंसिजन कहाँ पे दें 2 to 3 मिलीमीटर अबाउट द कॉर्डल एंड। कॉर्डल एंड कौन सा होता है कार्टिलेज का? सेप्टल कार्टिलेज, ये कॉर्डल एंड है। कॉर्डल एंड से 2 to 3 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है अपने इंसिजन देना है। अच्छा, इंसिजन देना है और आपने किस देना है? एंड ऑफ सेप्टल कार्टिलेज ऑन द कनकेव साइड, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है ना अपने इंसिजन दे के इस तरह से 2 to 3 मिलीमीटर जाना होता है। इसे हम कहते हैं क्लियरेंस इंसिजन कहते हैं। अगर आपने कॉर्डल डिसलोकेशन है अगर इसकी, ठीक है, कॉर्डली जो है प्रॉब्लम है तो आपने नीचे की तरफ इंसिजन देना है। तो वो कहते हैं कि ट्रांसफिक्सिंग और हेमी ट्रांसफिक्सिंग या फ्रीयर्स जो है इंसिजन देना होता है। इसमें क्या करना होता है कि आपने सेप्टोकोलोमेला इंसिजन देना होता है। सेप्टम ये है और नीचे जो कोलोमेला है ये वाला पार्ट है, ये वाला, इन दोनों के दरमियान में अपने यहाँ पे इंसिजन देना होता है, ठीक है। इस तरह से इंसिजन दे रहे होते हैं, आप कर रहे होते हैं। सो ये इसके अंदर आपने याद कर लेना है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं तो वो बात कर रहे हैं कि ब्लीडिंग हो गया, सेप्टल हेमाटोमेप्सिस बन सकता है, सेप्टल परफोरेशन होती है, स्पॉट डिप्रेशन होती है, सेरेनोज डिफॉर्मिटी वगैरह इसके अंदर हो सकती है। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आप इसके अंदर कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेप्टोप्लास्टी के लिए आप मेनली जो है कौन से इंसिजन दे देते हैं तो वो आपने वो लिखा हुआ है, इसमें क्लियरेंस लिखा हुआ है, सेम वही वाली बात, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है ना ट्रांसफिक्सिंग हो सकता है। ट्रांसफिक्सिंग में क्या होता है कि आप दोनों साइड पर दे रहे होते हैं मेनली, ठीक है, बोथ साइड पे आप दे रहे होते हैं और आप किस पे देते हैं? कॉर्डल एंड ऑफ द सेप्टम पे दे रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नीचे वाले पार्ट जो है वहाँ पे आप कॉर्डली देते हैं। हम सेप्टम खत्म हुआ, सपोज नहीं सेप्टम है या ख़त्म हुआ सेप्टम पे, तो सेप्टम के साथ कॉर्डली दे रहे होते हैं। फिर हेमी ट्रांसफ्यूजन में ये होता है कि आप एक साइड पे इंसिजन देते हैं लेकिन होता ट्रांसफ्यूजन की तरह ही होता है लेकिन वन साइड इन्वॉल्व हो रही होती है इसके अंदर। और पीछे लिखा हुआ है कि इसे हम फ्रीयर्स भी कह रहे होते हैं। उसके बाद स्पर के लिए हम स्पोरेक्टमी भी कर सकते हैं। सो ये आपका इंपॉर्टेंट था, इंसिजन आपको इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करवा दिए हैं। आपने जो है इसको अच्छे से याद करना है। ये चैप्टर आपका यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है इंडिकेशंस क्या है इसके और इसके अलावा जो है इसकी डिफरेंस क्या है इसका, या फिर इसका जो है ना वो आपने बताने हैं कॉम्प्लिकेशन बताने हैं। तो 3 क्वेश्चन भी आते होते हैं, इसको याद करने हैं आपने अच्छे से।